This is the sixth Software Crafters meetup. Just to reiterate, the purpose of this meetup is कि हम लोग एक community build कर सकें of जिसमें हम लोग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेस के को डिस्कस कर सकें in order to become better engineers, जहाँ पे हम लोग experiments कर सकें और एक दूसरे को help out कर सकें. Timeline is as follows. हम लोग जो है 2:45 तक कोशिश करेंगे कि डिस्कशंस रैप अप हो जाए. देन 2 घंटे की काटा की एक्सरसाइज है. उसके बाद हम लोग वापस आएंगे और जो डिज़ाइन पैटर्न हमने इस पे काटा किया होगा उसको एक्सप्लेन करेंगे एंड देन अपना सोल्यूशन भी एक्सप्लेन करेंगे. मुझे बताएं, स्टार्ट करते हैं. आई वांट कि अब मुझे हर बंदा अपने बताए कि उसकी डेफिनेशन क्या है ऑफ डिज़ाइन पैटर्न एंड व्हाई शुड डिज़ाइन पैटर्न एग्जिस्ट और हाउ इट हेल्प्स. आई थिंक डिज़ाइन पैटर्न्स शायद कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं या स्टैंडर्ड्स हैं जो कि प्रूवन हैं फादर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स या जो लीडर्स होते हैं तो उनकी तरफ से प्रूवन है, जो कि हम आई थिंक अप्लाई कर सकते हैं कोड में और बेटर मेंटेन कर सकते हैं कोड को, बेटर मैनेजमेंट कर सकते हैं कोड को. डिज़ाइन पैटर्न्स वहाँ पे यूज़ हो सकते हैं जहाँ पे बेसिकली हमारे पास अक्सर ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं जिनका बेसिकली बेसिक टाइप एक ही होती है लेकिन डाटा डिफरेंट होता है या थोड़ा सा उनका जो पेरेंट्स होती है वो डिफरेंट होती है. तो डिज़ाइन पैटर्न्स बेसिकली स्टैंडर्डाइज सेट ऑफ कह लें टेक्निक्स हो गई या सॉल्यूशंस हो गए उन स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए जिनको बेसिकली हम जब अगर कोड में देखें तो हम देखते साथ ही बोल सकते हैं कि हाँ ये चीज़ इस तरह काम कर रही होगी या ये इधर ये पैटर्न लगा हुआ है या इधर ये टेक्निक लगी हुई है. तो वो एक स्पेसिफिक टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर हमने एक स्टैंडर्डाइज टेक्निक जो रख ली है अपने पास उसको हम डिज़ाइन पैटर्न कह सकते हैं. सही. मेरी डेफिनेशन ये है कि एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं कॉमन नोन प्रॉब्लम्स के लिए कि अगर हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं तो वी एंड अप विद गुड डिज़ाइन विद गुड कोड डिज़ाइंस. अगर हम लोग जो है वो लाइक मतलब डेफिनेटली द पर्पस इज के बजाय इसके कि बुरा डिज़ाइन हो जाए कोड और इन दी एंड जब वो कोड डेड हो जाए तो नोन सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं टू नोन प्रॉब्लम्स और यूजिंग दोस नोन सॉल्यूशंस जो है हम लोग अपने कोड का डिज़ाइन बेहतर कर लें. ऐसे में आपने कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं, मतलब मेरा भी आइडिया यही है कि डिज़ाइन पैटर्न यही होता है कि नॉट टू गो फॉर रीइन्वेंट द व्हील, मतलब अपनी तरफ से एक प्रॉब्लम जो नोन है, जो हमारे लिए नोन है, वो और लोगों के लिए भी नोन होगी और उन्होंने इस पर कोई सोल्यूशन देखे होंगे या कुछ प्रैक्टिसेस उनकी होंगी जो इसके लिए उन्होंने प्रोवाइड करी हुई होंगी. तो रादर अप्लाइंग योर ओन सोल्यूशन फॉर पर्टिकुलर प्रॉब्लम, गो एंड सी कि उसका स्टैंडर्डाइज सोल्यूशन क्या प्रपोज करते हैं. और एक चीज़ जो डिज़ाइन पैटर्न्स में हमें देखने को मिलती है वो पैटर्न्स अलग अलग होते हैं, उनकी एप्लीकेशंस अलग अलग होती हैं, लेकिन जो बेसिक थीम चल रही होती है वो यही होती है थ्रू आउट के जो चीज़ चेंज हो रही है कोड में से उसको किसी तरह से अलग कर सकें जो चीज़ कांस्टेंट है. तो ये एक थीम बेसिकली फॉलो हो रही होती है पैटर्न में कि आइसोलेट द चेंज फ्रॉम कांस्टेंट. तो इससे जो है आपका कोड मतलब काफ़ी बेहतर हो जाता है और आप एक लिमिटेड चीज़ों पर फिर काम कर रहे होते हैं. ये नहीं कि आप एक चीज़ को हिला रहे हैं उसकी वजह से आपका पूरा कोड हिल रहा है, रादर कि आप अपनी स्पेसिफिक चीज़ें जैसे हिल रही हैं आपकी, अब जो डायनामिक चीज़ें हैं उनको उन पे आप काम कर रहे होते हैं और बाकी जो आपका कोड है वो स्टैटिक रह रहा होता है. तो इस तरह से आपका चेंज जो है एक तरह से मिनिमम चेंज भी आपका फॉलो हो रहा होता है डिज़ाइन पैटर्न से. आई थिंक मेरा भी यही आइडिया है जो हारिस भाई और आप लोगों सब ने बताया. एक और चीज़ है कि मतलब बेस्ट प्रैक्टिसेस जब आप फॉलो कर लेंगे तो टीम्स अगर कोलैबोरेट कर रही हैं तो सब एक सिंगल मतलब आइडिया को लेके चलेंगे. जैसे डिफरेंट डिज़ाइन पैटर्न्स फॉर डिफरेंट टेक्निक्स के लिए हैं
तो सबको एक ही आइडिया होगा कि इस चीज़ के लिए इस तरीके से कोड करना है। तो आई थिंक टीम कोलैबोरेशन के लिए भी डिज़ाइन पैटर्न्स यूजफुल होते हैं। मतलब ये जिस आमिर की बात को अगर आगे कैरी करें तो मतलब इस तरह से कह सकते हैं कि जैसे एक कॉमन लैंग्वेज जो है वो क्रिएट हो जाती है अमंग डेवलपर्स या थ्रू आउट द कोड। तो अब जैसे एक प्रॉब्लम है, एक नया इंजीनियर आके उसको देख रहा है, तो आप जब उसको बता देंगे इस पर ऑब्जर्वर पैटर्न लगा हुआ है या फसाद लगा हुआ है, तो ही कैन अंडरस्टैंड कि मतलब किस लॉजिक से काम कर रहा है, क्या होगा इसमें, क्या क्या चीज़ें हो रही होंगी। एक तरह से एक कॉमन लैंग्वेज विद इन अ लैंग्वेज बन जाती है। तो ये भी एक बिल्कुल सही कहा हमने कि एक डिज़ाइन पैटर्न का फ़ायदा होता है। बेसिकली कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। यस। सो आई गेस ये एडवांटेजेस हैं डिज़ाइन पैटर्न। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि क्योंकि जो प्रॉब्लम्स अक्सर रिपीट होते रहते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर, तो दे आर नोन सॉल्यूशंस टू नोन प्रॉब्लम्स। तो बजाय इसके कि हम दोबारा से जो है वो थॉट प्रोसेस में जाते हैं और ऑर्गेनिकली जो हम लोग एक सोल्यूशन तक पहुंचते, तो एक ऑलरेडी बिल्ड सॉल्यूशंस बने हुए होते हैं, उसमें लिखा हुआ मतलब डॉक्यूमेंट हुआ होता है कि अगर ये सर्टेन प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं तो प्रॉब्ली जो है वो ये डिज़ाइन पैटर्न यूज कर लेना चाहिए। सेकेंडली ऐसे भी जो है वो ऐसे नहीं कह रहे थे कि एक वोकेबलरी एग्जिस्ट करती है टू डिस्कस सॉल्यूशंस, कि आप फॉरन प्रॉब्लम देखते हो और आप अगले को बता सकते होते हैं कि अच्छा यहाँ इसमें ऑब्जर्वर पैटर्न लगा के इसको मसला हल कर लेंगे। यहाँ जो है वो कोई एग्जिस्टिंग सोल्यूशन बना होता है तो आप बता देते हैं कि ये ऑब्जर्वर पैटर्न लगा हुआ है, तो अगला फॉरन समझ जाता है अच्छा ठीक है हाउ हाउ द कोड इज वर्किंग। एक वोकेबलरी आसान, वो कम्युनिकेशन आसान हो जाती है। एंड जो सबसे अच्छी चीज़ है उसकी वही होती है कि जो डिज़ाइन पैटर्न बनाए गए हैं जितने एग्जिस्ट करते हैं वो सारे बेस्ट डिज़ाइन प्रिंसिपल्स फॉलो करते होते हैं। तो इन अदर वर्ड अगर हम वो डिज़ाइन पैटर्न ना लगाएं और खुद से सोल्यूशन बनाना शुरू कर दें तो इवेंचुअली हम लोग जो इसी डिज़ाइन पैटर्न पर लैंड कर जाएंगे इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, बिकॉज जब हम गुड डिज़ाइन इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे तो दे वी विल मतलब खुद से हम लोग डिज़ाइन पैटर्न ही इम्प्लीमेंट कर जाएंगे इवेंचुअली। देन अगेन जो है ऑफ कोर्स डिज़ाइन पैटर्न के जो है वो भी कॉन्सिक्वेंसेस भी हो सकते हैं। सबसे बड़ा पहला यही होता है कि एज इट इज़ कोई डिज़ाइन पैटर्न जो है वो वैसी आउट ऑफ द बॉक्स अप्लाई नहीं होता, दिस मीन्स कि जो है उसके अंदर मॉडिफिकेशंस करनी पड़ती हैं, उसको मोल्ड करना पड़ता है टू करंट प्रॉब्लम। सबसे ज़्यादा बड़ा मसला ये होता है कि हम लोग अभी से जितनी पिछले मीटअप्स कर रहे थे उसमें हम लोग बहुत फोकस थे कि डोमेन और डोमेन नॉलेज को जो कोड का पार्ट बनाना चाहिए, कि जो है वो इस तरह नहीं होना चाहिए कि गेट हो रहा हो सेट हो रहा है, इंस्टेड वो बता रहा हो कि लाइक अलर्ट मतलब किसी चीज़ को अलर्ट कर दो, कोई अलार्म कोई एक्शन कर दो, ताकि जो है वो कोड जब पढ़ना शुरू करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा हुआ हो, ताकि जो है एक नॉन इंजीनियर भी पढ़ के समझ सके कि जो है वो एग्जैक्टली करना क्या चाह रहे हैं। डिज़ाइन पैटर्न हाउएवर ये चीज़ मसला करती है कि होता ही है कि हम लोग क्या ऑब्जर्वर पैटर्न लगा देते हैं तो फिर फंक्शन का नाम ऑब्जर्व हो जाता है या किसी फंक्शन का नाम एग्जीक्यूट हो जाता है और उसमें जो है फिर हम डोमेन कॉन्टेक्स्ट होता है वो लूज होना शुरू हो जाता है। तो एक ये पिटफॉल है उसका। ये वाला पॉइंट समझ आया सबको? सेकंड वाला ये हम अपेंड करके भी तो लगा सकते हैं डोमेन के नेम के साथ, जो भी आपका बिजनेस नेम है फंक्शन का। जैसे अगर मैंने कोई सर्विस की क्लास बनानी है तो मैं सर्विस क्लाइंट फैक्ट्री बना सकता हूँ या कुछ और दूसरा जो भी मतलब मेरा बिजनेस का फंक्शन नेम है। यस हाँ, मतलब ऑफ कोर्स आपको कुछ तो नाम लगाना होता है, बट मतलब अगर लेट्स से कि वो नाम अगर उसमें हम डिज़ाइन पैटर्न का नाम निकाल लेते उसमें से या डिज़ाइन पैटर्न वाला पार्ट निकाल लेते तो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता। उसके अलावा जो है वो एक मज़े का वो हुआ था, एक्सपेरिमेंट किया गया था उपसला 1999 में कॉन्फ्रेंस थी। ये चार गैंग ऑफ फोर कहते हैं जो चार फादर्स थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन के। तो उन्होंने जो है वो दे फाउंड आउट के they had been misleading people into believing
कि जस्ट बिकॉज के अगर किसी बंदे को डिज़ाइन पैटर्न्स आते हैं, जिसको नॉलेज है या डिज़ाइन पैटर्न्स लगा रहा है, तो ऑटोमेटिकली इट्स राइटिंग कोड लाइक एक्सपर्ट्स, और पीपल वर कन्विंस कि अगर जस्ट बिकॉज वो डिज़ाइन पैटर्न्स लगा रहे हैं तो वो एक्सपर्ट कोड लिख रहे हैं, बट इन एक्चुअल इट इज़ नॉट द केस। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त फाइंडिंग थी उसकी कि इट्स ऑफन मिस इंटरप्रेटेड कि जस्ट बिकॉज कोड में डिज़ाइन पैटर्न लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली कोड का डिज़ाइन जो बेस्ट क्वालिटी का हो गया। मतलब इन अदर वर्ड्स के इट मींस कि एट टाइम्स जो है वो बेहतर सोल्यूशन जो होता है कि हम खुद से जो है वो इन्वेंट करते हैं, और जो कि कोई डिज़ाइन पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता होता, बट वो बेहतर कोड डिज़ाइन होता rather than कि हम एक एग्जिस्टिंग सोल्यूशन हमने मैप कर दिया। वैसे में कुछ ऐड करना है इसमें? नहीं, सही है। सर डिज़ाइन पैटर्न अप्लाई करने से हमारे सॉल्यूशंस बेहतर हो सकते हैं, लेकिन अगर हम डिज़ाइन पैटर्न सही से अप्लाई नहीं करें तो फिर शायद पॉसिबल ये भी है कि हम अपने सॉल्यूशन को ओवरली कॉम्प्लेक्स कर रहे होंगे शायद, या उसको इनएफिशिएंट भी कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है इसमें, राइट? यस, एग्जैक्टली यस। एफिशिएंसी तो मेरे ख्याल से डिज़ाइन पैटर्न्स ज़्यादा वो उस पर फोकस नहीं होते। डिज़ाइन पैटर्न्स तो आपके पास कोड क्वालिटी और रीडेबिलिटी वगैरह पे ज़्यादा फोकस्ड होता है। डिज़ाइन पैटर्न मेरा ख्याल में अब रीडेबिलिटी और इन सब चीज़ों के लिए तो आपके पास क्लीन कोड और दूसरी प्रैक्टिसेस होती हैं जो आप फॉलो करते हुए एक अच्छा रीडेबल कोड लिख सकते हो। लेकिन मतलब मेरा ख्याल है कि डिज़ाइन पैटर्न जो है बेसिकली आपको प्रॉब्लम से निकाल रहा होता है बाय प्रोवाइडिंग सम गाइडलाइंस। मतलब यही कि डिज़ाइन पैटर्न को आप पीस ऑफ कोड नहीं लें, उसको सॉर्ट ऑफ गाइडलाइन लें और उन गाइडलाइंस को अपने पास इम्प्लीमेंट करें, तो फिर आप एक हो सकता है एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम से आसानी से निकल के आ जाएं बाहर। एक गाइडलाइन होती है कि जो हम नॉर्मली हमेशा कर देते हैं कि जब कोड कर रहे होते हैं तो हम लोग जो डिज़ाइन पैटर्न लगा रहे हैं उसी का नाम जो है उसके क्लास के अंदर या कहीं और एग्जिस्ट कर अपेंड करा देते हैं। कि अगर लेट्स से कोई चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन पैटर्न बना रहा है तो पैकेज का नाम रख देता है चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके अंदर सारी क्लासेस डाल देता है। सेम गोज फॉर कमांड पैटर्न के वो हर क्लास के एंड में जो कमांड का नाम लिख अपेंड करा रहा होता है। तो इट्स जनरल गाइडलाइन कि ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कभी भी। क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ, उसका नंबर वन थिंग ये है कि इससे कोई एडिशनल बेनिफिट ऐड नहीं कर रहे होते हम कोड के अंदर। कि मतलब उसको होता ये है कि जब हम कोड को रीड करते हैं तो अगर उसमें कमांड लगा होगा जगह जगह या चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा होगा जगह जगह, तो जो डोमेन या बिजनेस नॉलेज है अगेन वो थोड़ी सी जो है वो गायब होना शुरू हो जाती है। तो बजाय इसके कि वो मतलब उसको सिर्फ काउंटर करने के लिए रिकमेंड करते हैं कि कोशिश करें कि उसका नाम ना लगाएं। अरे अच्छा, इसकी दूसरी एक साइड ये भी तो हो सकती है कि जैसे मुझे कमांड का नहीं पता डिजाइन पैटर्न क्या होता है, या मुझे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी का नहीं पता, और मैं वहाँ नाम पढ़ने के बाद जाता हूँ गूगल कर लेता हूँ। मैं एक दूसरा डेवलपर हूँ जो मैं किसी के भी कोड पे काम कर रहा हूँ, जाजिब ने कोई कोड किया था मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो मुझे चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ा, मैंने जाके गूगल कर लिया चेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा ये उसके स्टैंडर्ड्स हैं, और फिर जाके कोड को अंडरस्टैंड कर लिया। वरना डिजाइन पैटर्न जनरली जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कोडिंग लेवल पे। अगर आपको किसी को आप कोड पकड़ा दो और उसके बाद उसको नहीं पता हो डिजाइन पैटर्न का एग्जैक्टली कौन सा पैटर्न अप्लाई हुआ हुआ या उस पैटर्न की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो, तो वो पिक नहीं कर सकता उस लेवल पे आके। इस प्रॉब्लम को कैटर करने के लिए मेरा ख्याल में रादर कि आप क्लास का नाम या पैकेज का नाम इस तरह लिखें, आपको फिर मेरा ख्याल में आप डॉक्यूमेंटेशन और रीडमी वगैरह पे शायद फोकस करना चाहिए कि वहाँ से चीज़ें क्लियर हो रही हों। मेरा ये ख्याल है। ठीक है, अब वही जाजिब वाली बात कि अगर आप आपकी एक डक डक गो आप एप्लीकेशन बना रहे हैं और उसमें आप डक डक गो के अंदर एक ऑब्जर्वर पैटर्न क्लास या इम्पल लिख रहे हैं इस तरह से, फिर
तीसरा बंदा है जब आपका प्रोडक्ट ओनर आपके कोड को पढ़ेगा तो वो यही बोलेगा कि यार ये डक डक गो में ये ऑब्जर्वर पैटर्न या कमांड पैटर्न ये क्या डला हुआ है, मतलब इससे क्या मेरी समझ में आ रहा है। अब रादर कि अगर आप एक डॉक्यूमेंटेशन लिख देते हो और उसमें आप लिखते हैं कि डक डक गो में एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम को हमने यहाँ पे आके इस डिज़ाइन पैटर्न के थ्रू सॉल्व करा है और इसका ये लिंक है, यहाँ पे फर्दर जाके आप देख सकते हैं किस तरह से इम्प्लीमेंट होता है, क्या होता है। आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर हो सकता था, मेरा ये ख्याल है। काफी डिबेटेबल रहता है थोड़ा सा, दोनों केसेस बड़े वो होते हैं, देयर इज नो राइट आंसर। बाकी में एक डिजाइन पैटर्न का पर्पस ये होता है कि बंदा कोड देखते ही समझ जाए कि अच्छा ऑब्जर्वर पैटर्न लगा हुआ है और उसको वो सोल्यूशन समझ आ जाए, उसको एक डेवलपर को तो एटलीस्ट समझ आ जाता है इस तरह से, बट जो है एक प्रोडक्ट ओनर को नहीं समझ आएगा। एट द सेम टाइम जो है वो देन अगेन बिजनेस सोचेगा बिल्कुल ही घुमा दूँ और कोई अगर मतलब हर जगह मेरे उसमें कोड में सिर्फ जो है वो टेक्निकल टर्म्स घुसी हुई हैं, तो वो भी जो है उससे भी रीडेबिलिटी खराब हो जाती है। तो इस दैट्स व्हाई जैसा इट्स अ गाइडलाइन कि जो है वो अगर पॉसिबल है तो ऐसा कर दे, आई गेस, मतलब बहुत हार्ड रूल नहीं है। हमने पिछले लेक्चर्स में जगह कवर किया था कि हम लोग रिफैक्टरिंग फॉर डिज़ाइन, जिसमें हम लोग जो है वो उसके कुछ रूल्स हैं कि हम लोग डुप्लीकेशन रिमूव करते थे, हम लोग जो है वो डीप कंडीशंस को जो एक्सट्रैक्ट कर लेते थे, लॉन्गर मेथड्स को स्मॉलर मेथड्स में कन्वर्ट करते थे, क्रिप्टेड कोई मुश्किल सा कोई होता था क्रिप्टिक कोड होता था कि लेस देन 5 हो और सडन कोई और कंडीशन ट्रू या फॉल्स हो, तो उसको हम लोग मेथड में कन्वर्ट करते थे, उस मेथड को मीनिंगफुल नाम देते थे। एक चीज़ और थी कि हम लोग मल्टीपल रिटर्न रखते थे और एज सून एज पॉसिबल रिटर्न करते थे, और इनकैप्सुलेशंस लगाते थे जहाँ मिसिंग हो। तो उसके अंदर आई गेस जो लास्ट पार्ट मिसिंग था वो ये था कि अब जो है वो ये सब करने के बाद स्टिल अगर गुंजाइश है तो वी रिफैक्टर इट टू डिज़ाइन पैटर्न्स। दैट्स इट। उसके बाद काटा की एक्सरसाइज है। तो बेसिकली इस रेपो के अंदर 5 डिज़ाइन पैटर्न्स के मॉड्यूल्स हैं, कमांड, डेकोरेटर, ऑब्जर्वर, स्टेट और विजिटर। इस बार हम थोड़ी सी चीज़ें डिफरेंटली कर रहे होंगे कि हर टीम एक पैटर्न पिक कर रही होगी और उसका काटा कर रही होगी, उसके बारे में ख़ुद रिसर्च कर रही होगी, ख़ुद स्टडी कर रही होगी। कुछ रिसोर्सेज थे स्लाइड्स में, रिफैक्टरिंग गुरु और एक और वेबसाइट भी थी, वहाँ से भी देख सकते हैं या कहीं से भी देख सकते हैं। और काटा करने के बाद इन इस कोड के ऊपर डिज़ाइन पैटर्न अप्लाई करने के बाद एंड में प्रेजेंटेशन देनी होगी, एक इंट्रोडक्शन देना होगा उस डिज़ाइन पैटर्न का कि वो कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है, और उसकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल और अपने काटा का कोड रिव्यू करना होगा जैसे हमेशा करता हूँ। हम लोगों ने कमांड पैटर्न चूज किया था, तो कमांड पैटर्न से हमें इतना समझ आया कि उसका जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि हम एक्शंस को जो इनकैप्सुलेट कर सकें। कि लेट्स से कोई अगर एक्शन एग्जिस्ट करता है, तो हमारे केस में था कि टर्न ऑन फैन या टर्न ऑन लाइट, तो ये क्लास ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करना, ये जो एक्शन है ये एज एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करना चाहिए। इसके मल्टीपल फायदे थे। सबसे एक चीज़ ये थी कि जो एक्शन अगर क्लास बन जाती है तो वो भी उसको ज़रूरी नहीं कि उसी वक्त एग्जीक्यूट करें, हो सकता है कि उसको ऐसा सेव कर लें ऑब्जेक्ट एंड लेटर ऑन कहीं और एग्जीक्यूट कर लें। हम ये कर सकते हैं कि इसको क्यू कर लें सारे एक्शंस का एक साथ और फिर किसी और टाइम पे एग्जीक्यूट करें, तो उनकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। एक पॉइंट उसका ये था। दूसरा पॉइंट ये था कि वो क्योंकि हम उस सेक्शन को इनकैप्सुलेट कर देते हैं और उसको जब एग्जीक्यूट करने को बोलते हैं उस टाइम पे उसको कोई पैरामीटर्स नहीं दे रहे होते अलग से। इसकी वजह से जो है वो होता ये कि लेट्स से सेम एक्शन का 20 डिफरेंट जगह से आपने परफॉर्म करना होगा, तो 20 डिफरेंट जगह से आपने एक ही ऑब्जेक्ट का डॉट एग्जीक्यूट कॉल करना होगा, रेदर देन के जो है वो मल्टीपल जगहों से आप जो है वो 3-4 फंक्शंस कॉल कर रहे होते हैं। तो ये दो चीज़ें हमें बहुत क्लियर समझ आई हैं कि क्यों कमांड पैटर्न, कहाँ पे कमांड पैटर्न जो है वो प्रॉफिट में होता है। किसी ने कुछ और ऐड करना है इसमें?
आई थिंक सही है यही था। Okay, I guess आमिर तुम कोड से एक्सप्लेन कर दो। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ओके, तो इनिशियली हमारे पास यहाँ से दिखा रहा हूँ, उसके बाद मैं आईडी पे दिखा दूँगा क्योंकि वहाँ बहुत सारी क्लासेस बन गई हैं। तो रिमोट कंट्रोल की क्लास थी और उसके अगेंस्ट बेसिकली ये एग्जिस्टिंग क्लासेस बनी हुई थी, लाइट, सीलिंग और स्टीरियो, जहाँ पे इसके ऑन एंड ऑफ के मेथड्स थे। तो रिमोट कंट्रोल बेसिकली कर ये रहा था कि बेस्ड ऑन स्लॉट वो जो भी आपकी चीज़ है, जैसे स्लॉट 1 पे लाइट ऑन करवा रहा था, स्लॉट 2 पे सीलिंग को हाई कर रहा था, इस तरह कर रहा था। तो हमने आइडिया ये किया कि सबसे पहले एक इंटरफेस बना देते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि कमांड पैटर्न में आप एक सिंगल बेसिकली आप उसको अलग से स्पेसिफाई नहीं कर रहे होते, तो चीज़ें इनकैप्सुलेट करने के लिए हमने एक इंटरफेस बना दिया और ये जो सारे एक्शंस हैं, लाइट ऑन करना, सीलिंग हाई करना, इनकी सेपरेट क्लासेस बना दी जो इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रही हैं। तो यहाँ पे हमने एक इंटरफेस बना दिया था स्लॉट कमांड का और टर्न ऑन लाइट की क्लास बना के इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था, जो कि सिंपली लाइट को टर्न ऑन कर रही थी और यहाँ पे एग्जीक्यूट का मेथड था जो ओवरराइड हो रहा था। तो यहाँ पे अब स्लॉट 1 की जगह पे हमने सिंपली एग्जीक्यूट कॉल करा दिया टर्न ऑन लाइट करके। सिमिलरली दूसरी क्लासेस के लिए भी यही चीज़ हमने की, टर्न ऑन सीलिंग फैन, और सेम वही लॉजिक फॉलो कर दी थी। एक सेकेंड, या ठीक है। ओके, सो यहाँ पे स्टीरियो क्लास के लिए भी हमने यही कर लिया था कि टर्न ऑन स्टीरियो बना दिया था। ओके, तो इसी तरह ये सारे टर्न ऑफ सिनेरियोस के लिए भी यही करना था, तो हमने वहाँ पे भी रिमोट कंट्रोल की क्लास से इस कोड को इससे रिप्लेस कर दिया। अब ये सिंपली बेसिकली एग्जीक्यूट मेथड कॉल कर रहा है और टर्न ऑफ की डिपेंडिंग अलग अलग क्लासेस। अच्छा, अब इसका आइडिया हमें ये था कि हमें ये चीज़ें बतानी नहीं पड़नी चाहिए थी कि कब कौन सी क्लास का टर्न ऑन या टर्न ऑफ एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सिंपली ये इफ़ बंच ऑफ इफ़ हटाने के लिए यहाँ पे मैपर इंट्रोड्यूस करा दिया था, जो कि सिंपली एक इंटीजर और स्लॉट कमांड लेगा। तो अगेन ये जो 1 2 है ये मैप से यहाँ पे ऑन कमांड के मैप से मैप हो जाएगा और उस हिसाब से सिंपली आपका एग्जीक्यूट मेथड कॉल कर देगा। तो ये ऑन मेथड हमने कुछ इस तरह रिप्लेस कर दिया था। सिमिलरली हमने ऑफ कमांड मैप भी यूज़ कर लिया, जो कि ऑफ के मेथड में यूज़ हो जाएगा। तो अब बेसिकली हमारे रिमोट कंट्रोल क्लास में ऑन एंड ऑफ मेथड सिंगल लाइन के मेथड्स बन गए सिंपली। अच्छा, इसके बाद हमने एक आइडिया किया कि हम स्लॉट का इंटरफेस बनाते हैं और वो जो हमारे पास एक्शंस हैं स्लॉट कमांड के इंटरफेस वाले, वो सारे वहाँ पे यूज़ करें। यानी कि लाइट ऑन और ऑफ करने के लिए हमें मैं आईडी में दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे स्लॉट इंटरफेस बना दिया जिसमें ऑन एंड ऑफ के मेथड हैं, और ये जो भी लाइट की स्लॉट थी और इन सारी स्लॉट्स के लिए हमने जो पहले एक्शंस बनाए थे रिमोट एक्शन, वो यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। इसका आइडिया ये था कि बेसिकली स्लॉट के लिए जो हम वो यूज़ कर रहे थे यहाँ पे मैपर के, वो एग्जीक्यूट करा के वो स्लॉट कराए, तो उसको हमने बस वहाँ पे कर दिया। इस पर फर्दर रोजमन बाजी या जाजिब भाई बताएंगे, मैं फर्क दिखा देता हूँ। लेकिन तो सिंपली हमने ये सीलिंग फैन स्लॉट के यहाँ पे जो हमने टर्न ऑन और टर्न ऑफ और टर्न ऑन सीलिंग के एक्शंस बनाए थे स्लॉट पैटर्न कमांड के लिए, वो सारे यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। और अगेन सिंपली यहाँ पे रिमोट स्लॉट की एक एरे लिस्ट बना दी थी और उसके अगेंस्ट कोरिस्पॉन्डिंग जो आपकी स्लॉट होगी उसके अगेंस्ट ऑन एंड ऑफ करा दिया था। तो आई थिंक इसमें यस यही चीज़ें हैं। अच्छा, फिर हमने ये आइडिया निकाला कि एम्प्टी स्लॉट के लिए भी लेट्स से जो स्लॉट रिजर्व नहीं है, क्योंकि ये एक इंटीजर लेके जा रहा था और स्टार्टिंग में ये 1 2 3 ही यूज़ कर रहा था फॉर लाइट एंड सीलिंग एंड अदर थिंग्स। तो लेट्स से अगर कोई और नंबर आ जाता है तो उसके लिए हमने सोचा कि एम्प्टी स्लॉट की एक क्लास बना दे जो कि सिंपली बेसिकली डज नथिंग।
और वो चीज़ हमने अपने टेस्ट में भी इनकॉर्पोरेट कर ली थी। उसके बाद हमने वैलिडेशन के लिए इनवैलिड स्लॉट की वैलिडेशन के लिए डाल दी थी कि लेट्स से -1 आ जाती है स्लॉट, या कोई अननोन नंबर आ जाता है साइज के बाद, लेट्स से हमारे पास 9-10, तो उसके लिए आपके पास एक्सेप्शन सिंपली थ्रो हो जानी चाहिए। अच्छा, यहीं पे हमने फिर आइडिया ये कर लिया था कि ये जो इंटीजर है स्लॉट, ये इंटीजर नहीं होना चाहिए, रैदर इसको हम इनम बना दें। तो हमने एक रिमोट स्लॉट करके इनम बना दिया जहाँ पे हमने 1 से 6 के नंबर्स डाल दिए थे। और अच्छा, तो फिर अब यहाँ से हमने रिफैक्टर करके इंटीजर की जगह अब सिंपली रिमोट स्लॉट ले रहे थे और ऑर्डिनल का मेथड कॉल करा रहे थे, तो ताकि हमने टेस्ट में भी ये चीज़ें चेंजेस कर ली थी कि हम वहाँ से भी इंटीजर की जगह इनम भेज दें। हम लोग ये डिज़ाइन पैटर्न का उसमें नहीं है। तो एक सेकंड स्क्रीन शेयर रखो। ठीक है। बेसिकली हमने बुक उठाई थी तो उसमें कुछ इस तरह की डायग्राम थी, हमने इसको फिर लेके चले थे कि मल्टीपल स्लॉट्स हैं वो इंसर्ट हो सकते हैं, और जब उसको ऑन दबाएंगे तो स्लॉट का ऑन फंक्शन कॉल हो जाए, और जो ऑफ दबाएंगे तो स्लॉट का ऑफ फंक्शन कॉल हो जाए। तो हमने भी कोड को इसी तरह लेके चले कि हम लोगों ने स्लॉट्स की लिस्ट लेते हैं हम लोग कंस्ट्रक्टर से, और फिर उस सर्टेन स्लॉट का जो है वो ऑन या सर्टेन स्लॉट का ऑफ जो है वो कॉल करते हैं। तो इस तरह जो है हमने उसको यूजिंग कमांड पैटर्न हमने पूरे कोड को साफ सुथरा कर दिया। अगर लर्निंग्स की बात की जाए इसके अंदर, तो जो मेनली सबसे जो इम्पोर्टेंट लर्निंग थी वो ये थी कि जब हमने इसको उसमें एक्शंस में कमांड्स में तोड़ दिया था, तो हमारे लिए बड़ा इजी था कि उसको हम डिफरेंट क्लासेस में मूव कर सकें। इनिशियली वो रिमोट कंट्रोल के क्लास के अंदर कुछ 6 कमांड्स थी, एंड देन बड़े आराम से हमने उसको कॉपी किया और यहाँ पे मूव कर गए, और मतलब विदाउट थिंकिंग एनीथिंग हम बड़े, बिकॉज की पूरी पूरी कमांड इनकैप्सुलेट हुई भी थी, तो बस मैंने सिर्फ ऑन, हमारे यहाँ पे ऑन के अंदर ऑन का एग्जीक्यूट कॉल करवा दिया और ऑफ के अंदर ऑफ का एग्जीक्यूट करवा दिया। इवन तो जो है कि इसके अंदर मल्टीपल चीज़ें भी परफॉर्म हो रही थी कुछ जगहों पे, तो ये मुझे कमांड पैटर्न का एडवांटेज समझ आया यहाँ पे कि जो है वो एक्शंस इनकैप्सुलेट हो जाते हैं और फिर वो आप उनको जो है मूव अराउंड कर सकते हैं, मल्टीपल जगह से कॉल कर सकते हैं। किसी और ने अपनी लर्निंग डालनी है इसके अंदर? आई थिंक मेरा भी कुछ ही सिमिलर सॉर्ट ऑफ ओपिनियन ही है कि चीज़ें काफ़ी सिंप्लीफाई हो गई थी, और ये जो एक स्लॉट इंटरफेस करके या रिमोट एक्शंस को हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया था और सिंपली एग्जीक्यूट मेथड कॉल कर रहे थे, तो ये चीज़ मतलब लर्निंग के हिसाब से सही थी और काफ़ी चीज़ें सिंप्लीफाई हो गई। और अच्छा, बाय द वे जाज़िब भाई आप पुल ले लें, हमने जो चेंजेस की थी। एनी क्वेश्चंस किसी के? एक चीज़ मुझे इसमें थोड़ी सी बग कर रही है कि अगर कोई एक और नई स्लॉट की टाइप आती है तो उसके लिए हमें 3 अलग अलग सेपरेट क्लासेस बनानी पड़ेंगी, हालांकि हमें पता है कि जितने भी नए स्लॉट्स हैं वो सब सेम इंटरफेस को फॉलो करेंगे ऑफ ऑन का, तो ये इसका थोड़ा सा ड्रॉबैक है क्या? 3 क्लासेस, एक तो स्लॉट की क्लास इंप्लीमेंट करनी होगी और ऑन ऑफ की दोनों की कमांड्स अलग अलग इंप्लीमेंट करने पड़ेंगे। रिमोट एक्शंस के आई गेस हाँ, ये डाउनसाइड्स का दिख रहा है कि कोई चीज़ आपको ऐड करनी होगी तो क्लासेस थोड़ी ज़्यादा ऐड करनी पड़ेंगी उसके लिए। हालांकि हमें पता भी है कि जो जितनी भी नई क्लासेस हैं वो सब सेम इंटरफेस को फॉलो करनी होंगी ऑन और ऑफ का। यस। आई थिंक ये इसका ड्रॉबैक नहीं है, ये एक्चुअली इसका फ़ायदा है ताकि हम लोग एक स्लॉट को किसी भी वक्त ऐड और रिमूव कर सकते हैं।
तो हमारा कोड काफ़ी मेंटेनेबल हो गया कि हमको इनिशियली ये था कि रिमोट कंट्रोल की क्लास के अंदर ही सब लॉजिक लिखी हुई थी कि स्लॉट 1 है तो डू दिस, स्लॉट 2 है तो डू दिस। अब हमको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, वी कैन जस्ट ऐड एंड रिमूव अ क्लास और सब ऑपरेशंस खुद परफॉर्म हो जाएंगे। दैट इज माय पर्सपेक्टिव। आई गेस ये है कोड ऑर्गेनाइज बहुत ज़्यादा हो गया इसकी वजह से। हम इसको यस अच्छे पैकेजेस में भी तोड़ सकते थे। ये है कि ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी अच्छी होगी इससे। आई थिंक हम ये कर सकते थे कि लाइट के पैकेज रखते हैं, उसके लाइट के एक्शंस भी उसके अंदर रखे हुए होते हैं और स्लॉट भी लाइट की उसके अंदर रखी हुई होती है। तो इस तरह हम लोग काफ़ी जो वो रीडेबिलिटी भी अच्छी हो जाती है। कोई सवाल नहीं, अगर तो हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं फिर। हाँ सुभान साथ तुम लोग में जाने नेक्स्ट। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं। स्क्रीन आ रही है मेरी? ओके तो सबसे पहले हाँ, हम जो कर रहे थे डेकोरेटर पैटर्न हम कर रहे थे। डेकोरेटर पैटर्न का जो मकसद होता है वो सिंपल होता है कि आपके पास कोई भी ऑब्जेक्ट है, आपने उसमें डायनामिकली कोई बिहेवियर ऐड या रिमूव करना है, तो आप डेकोरेटर पैटर्न यूज करते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। सबसे पहले कि हमारे पास जो ओरिजिनल कोड था वो कर क्या रहा था। उसमें बेसिकली हो ये रहा था कि आपके पास एस्प्रेसो एक यानी कि एक बेवरेज की उन्होंने क्लास बनाई हुई है, ठीक है। उसके अंदर दो बूलियंस हैं, सही है, जो कि उसके इंग्रेडिएंट्स हैं मिल्क और मोका, सही है। कि इस अब इसका बेसिकली अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब कि बेवरेज के अंदर मिल्क है, अदरवाइज अगर फॉल्स है तो नहीं है। तो और इसके इनके कैटर्स हैं, और उसके बाद एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है कॉस्ट का, ठीक है। अच्छा तो और सिंपल एक ही इम्प्लीमेंटेशन थी एस्प्रेसो की, जो कि बेवरेज को एक्सटेंड कर रहा है। उसमें ही सिंपली ये हो रहा है कि जो आपके पास मिल्क और मोका का बुलियंस आ रहे हैं, उनको हिसाब से जो है ना एस्प्रेसो की एक ऑब्जेक्ट बन रही है। कॉस्ट जो है ना इधर वो इम्पोर्टेंट चीज है। उसमें ये हो ये रहा है कि एक तो उसका डिफॉल्ट जो है बेसिक कॉस्ट है एस्प्रेसो का अपना, और उसके बाद वो देख रहे हैं कि अगर हमारे पास मिल्क एडेड है तो उसमें +1 करा दें, और अगर उसमें मौका एडेड है तो उसमें +3 करा दें। तो ये टोटल कॉस्ट जो है वो इस तरह आपके पास कैलकुलेट कर रहे हैं, सही है। अब हो ये रहा है कि बेसिकली इधर जो डायनेमिकली जो चीज हमारे पास ऐड हो रही है ना इसमें, वो ये हो रही है कि आपके पास ये दो चेक्स लगे हैं और उसकी बेसिस पे कुछ स्पेशल काम हो रहा है, ठीक है। ये जो चीज हो रही है ना, ये हम आपके पास डेकोरेटर पैटर्न से ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इस वाले केस को अगर थोड़ा सा आप अपने जहन में एक्सटेंड करें तो उसमें क्या होगा कि इमेजिन फ्यूचर के अंदर कोई और टाइप हम किसी और किस्म का हम इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं, सही है। मिल्क मोका, उसके अलावा हम समझें कोई ब्राउन शुगर समझें, हम एक इंग्रेडिएंट ऐड कर देते हैं, तो हमें कितनी जगहों में चेंजेस करनी पड़ेंगी और कितना यानी कि डिस्ट्रक्टिव तरीके से हमें काम करना पड़ेगा। हमें सबसे पहले इधर एक बूलियन ऐड करना पड़ेगा, इधर एक बूलियन एक्स्ट्रा भेजना पड़ेगा, बेवरेज के अंदर हमें एक्स्ट्रा इधर बूलियन भेजना पड़ेगा, और इस जगह पे एक एक्स्ट्रा गेटर बनाना पड़ेगा। कॉस्ट के अंदर जाके हमें एक इफ की कंडीशन और लगानी पड़ेगी, और उसके अंदर स्पेशल उसके हिसाब से एडिशन करनी पड़ेगी जो न्यू इंग्रेडिएंट हमने लगाया ऐड किया। तो ये सारी चीजें जो है ना, इससे हो ये रहा है कि बेसिकली हमारा कोड जो है ना बहुत ज्यादा वो है, आपके पास मैनेजेबल नहीं है, एक्सटेंडेबल इतनी आसानी से नहीं है। तो इस काम को ज्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए जो है ना हम डेकोरेटर पैटर्न यूज करते हैं। डेकोरेटर पैटर्न दिखने में कुछ इस तरह का होता है कि आपके पास कंपोनेंट जो है ना, बेसिकली आपके पास वो ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आपने बिहेवियर ऐड करना है, ठीक है। तो समझे हमारे पास कंपोनेंट कोई एक क्लास है जिसके अंदर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन होता है। तो हम उससे दो चीजें इनहेरिट करते हैं, एक तो हमारे पास उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है कंक्रीट, और एक हमारे पास डेकोरेटर होता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डेकोरेटर जो है ना वो इनहेरिट कर रहा होता है कंपोनेंट को, एज वेल उसके पास एक पॉइंटर भी पड़ा होता है, या उसके पास एक ऑब्जेक्ट भी पड़ा होता है कंपोनेंट का जिस चीज को वो डेकोरेट करने लगा है,
या जिस स्पेसिफिक मेमोरी ऑब्जेक्ट को वो आपके पास डेकोरेट करेगा उसका उसके पास एक ऑब्जेक्ट भी पड़ा होता है, सही है। और डेकोरेटर के अंदर जो है ना फिर हम उसके इम्प्लीमेंटेशंस कर सकते हैं, डिफरेंट उसके ऑपरेशंस के अंदर हम चेंजेस कर सकते हैं। तो ये कैसे होती हैं, इसके लिए हम इन्होंने एक एग्जांपल विकिपीडिया पे बहुत अच्छी दी हुई थी। उन्होंने कहा था कि हमारे पास एक इंटरफेस है विंडो विंडो के नाम से, ठीक है। उसके अंदर एक मेथड है ड्रॉ का और एक मेथड है डिस्क्रिप्शन का, गेट डिस्क्रिप्शन का। तो उसमें ये हो रहा है कि उसकी एक इम्प्लीमेंटेशन है सिंपल विंडो, ठीक है, जिसमें ड्रॉ उन्होंने इम्प्लीमेंट किया होगा और गेट डिस्क्रिप्शन उन्होंने इम्प्लीमेंट किया होगा। तो अब विंडो के ऊपर जो है हम कुछ विंडोज के ऊपर हम हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार डालना चाह रहे होते हैं, कुछ विंडोज के ऊपर हम वर्टिकल स्क्रॉल डालना चाह रहे होते हैं। तो ये जो चीजें हैं ना, इसको करने के लिए डायनेमिकली करने के लिए हम डेकोरेटर यूज कर सकते हैं। वो कैसे, हम ये उसी जो मैंने भी यूएमएल दिखाई है इसी का ये कोड है। इसमें इन्होंने क्या किया सिंपली कि आपके पास ड्रॉ और गेट डिस्क्रिप्शन के फंक्शन, ये सिंपल विंडो का इंटरफेस है, ये उसकी एक सैंपल इम्प्लीमेंटेशन है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि डेकोरेटर बनाने के लिए जो है ना, सबसे पहली चीज तो डेकोरेटर तो आपके पास विंडो को इम्प्लीमेंट करेगा, सही है, और उसके अंदर एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा उसी विंडो का जिसको ये डेकोरेट करने जा रहा है, सही है। और डिफॉल्ट डेकोरेटर की इम्प्लीमेंटेशन ये होती है कि ये आपके पास सिंपली डेलीगेट कर देता है जो कॉल्स होती हैं उनको आगे, सही है, जो इसके पास ऑब्जेक्ट पड़ी होती है उनको डेलीगेट कर देता है। लेकिन जो मजे की चीज है ना इधर वो ये है कि आपके पास इधर वर्टिकल स्क्रॉल बार और ये जो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार है इसके अंदर ये हो रहा है कि ये सबसे पहले क्या करता है, अपनी अपनी ड्रॉ की कॉल कराता है और उसके बाद सॉरी इसके पास जो ऑब्जेक्ट पड़ी होती है उसकी ड्रॉ कॉल कराता है, और उसके बाद जो है ना ये जो अपने इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन होगी ड्रॉ की वो कॉल कराता है, सही है। तो बेसिकली इधर हो ये रहा है कि दो काम एक साथ हो रहे हैं। इधर हो ये अच्छा, इधर इधर सुपर नहीं होना चाहिए, इधर बेसिकली ये जो विंडो टू बी डेकोरेटेड है ना ये चीज होनी चाहिए, सही है। इन्होंने बेसिकली इधर टाइपो किया हुआ है, इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इस चीज को हमने सिंपली अपने कोड में इम्प्लीमेंट किया किस तरह, जैसे हमने इनिशियली देखा था हमारा जो कोड है उसका यूजेज किस तरह का था ये देख लेते हैं पहले। ये सिंपली ये करते हैं कि एस्प्रेसो की एक क्लास बनाते हैं, सही ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसके अंदर यानी कि मिल्क और जो मौका है उसके सारे यानी कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पास करा के चेक करेंगे कॉस्ट क्या आ रहा है। सिंपल ये इसकी टेस्ट इन्होंने लिखे हुए थे। सबसे पहले उसमें कोई मिल्क और मौका नहीं है, फिर उसके अंदर मिल्क है मौका नहीं है, उसमें फिर मिल्क नहीं है मौका है, और ये सारे इन्होंने डिफरेंट टेस्ट लिखे हुए हैं। तो इस चीज को हमने जो जिस तरीके से किया है हमने सिंपली ये कर दिया कि अपने पास जो बेवरेज की क्लास थी ना उसके अंदर से हमने कोई सारी इम्प्लीमेंटेशन हटा दी, सही है। और उसके बाद हम एस्प्रेसो में गए, वहां पे हमने सिंपल क्या कर दिया, उसकी जो डिस्क्रिप्शन थी वो सिंपल एस्प्रेसो कर दी, और जो कॉस्ट था ना उसका कॉस्ट हमने 4 कर दिया, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट उसका कॉस्ट है। अच्छा, अब जो है ना हमने क्या किया, हमने डेकोरेटर्स बनाए, सही है। ऐड इंग्रेडिएंट का हमने एक डेकोरेटर बनाया जो कि बेवरेज को एक्सटेंड करता है, और उसके बाद जिस चीज को उसने डेकोरेट करना है उसकी क्लास भी पड़ी, उसकी ऑब्जेक्ट भी पड़ी होती है, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर जिस चीज को डेकोरेट इसने करना है उसकी ऑब्जेक्ट लेता है ये, सही है। और उसके बाद ये सिंपली ये करता है कि जो भी इसकी डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है डेलीगेट कर देता है बेसिकली। अगर इसका हम आपके पास डेकोरेटर के ऊपर गेट डिस्क्रिप्शन कॉल कराते हैं तो जो चीज डेकोरेट होने आई है जो चीज डेकोरेट होने आई हुई है उसके ऊपर ये सिंपली उसका गेट डिस्क्रिप्शन कॉल करा रहा है, सिर्फ डेलीगेशन कर रहा है इधर। लेकिन जो काम की जो जो डेकोरेटर की इम्प्लीमेंटेशन है वो ये है, इनमें देखें इसमें ये हो रहा है कि हम एक एड मिल्क हमने एक डेकोरेटर बनाया हुआ है, वो ये करता है कि हमारे पास जो बेवरेज इसके पास आती है ना उसके अंदर उसका जो कॉस्ट होता है वो लेता है और उसके अंदर +1 कर देता है, क्योंकि 1 जो है वो मिल्क की कॉस्ट थी हमारे डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन में, जो सैंपल इम्प्लीमेंटेशन थी। सिमिलरली मौका में ये करता है कि जो बेवरेज होता है उसको उसका कॉस्ट लेता है और उसमें 3 ऐड कर देता है, सही है। अच्छा, इसमें होता ही है अब कि आपके पास जो है ना इसका यूजेज जो है ना वो मजे का होता है। उसमें जैसे हम टेस्ट में देखें तो हमें सिंपली अगर हमने कोई इसको डेकोरेशन नहीं करनी, एज एन मिल्क और मौका दोनों ऐड नहीं करने, तो हम सिंपल एस्प्रेसो की ऑब्जेक्ट बनाएंगे। लेकिन अगर उसमें हमें मिल्क ऐड कराना है तो हम एस्प्रेसो की ऑब्जेक्ट बनाएंगे
और इसको रैप कर देंगे ऐड मिल के ऑब्जेक्ट में, सही है। जब ये ऐड मिल के ऑब्जेक्ट के अंदर रैप एस्प्रेसो को हमने रैप कर दिया तो होगा कुछ इस तरह कि हमारे पास इस जगह पे जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगी वो ऐड मिल की ऑब्जेक्ट रिटर्न होगी, सही है। और जब हम उसके ऊपर गेट कॉस्ट कॉल कराएंगे ना तो ऐड मिल का गेट कॉस्ट कॉल होगा, सही है। और ऐड मिल का गेट कॉस्ट कॉल होगा वो क्या करेगा, सिंपली वो आपके पास जो बेवरेज की जो कॉस्ट है ना वो लेगा, सही है। बेवरेज हमारे पास क्या होगा अंदर, हमारे पास बेवरेज होगा एस्प्रेसो जो टेस्ट में है, ये देखें ये एस्प्रेसो जो है इसके अंदर बेवरेज पड़ा होगा ऐड मिल के अंदर, सही है। और एस्प्रेसो का जब गेट कॉस्ट कॉल होगा उसके अंदर आपके पास 4 रिटर्न हो जाएगा, सही है। तो ये बेसिकली दोनों के जो गेट कॉस्ट जो है ना रिकर्सिवली कॉल करता है जब तक ये बेस केस तक नहीं पहुंच जाता। और बेस केस हमारा हमेशा जो है ना हमारा एस्प्रेसो होगा इन टेस्ट के अंदर। और जो सबसे इंटरनल वाली ऑब्जेक्ट होती है ना, जो बेसिक ऑब्जेक्ट होती है जिसको हम डेकोरेट कर रहे होते हैं, वो हमारा बेस केस होता है। एस्प्रेसो हमारा बेस केस है रिकर्जन का, उसमें देखें ये यहाँ तक जो है रिटर्न यानी कि इधर इधर आगे कोई कॉल नहीं जा रही, सही है। लेकिन अगर हम इसको देखें, मौका को देखें या अपने पास बेसिकली हाँ अगर हम इस वाली केस को देखें तो इसमें हम मौका भी ऐड कर रहे हैं और मिल्क भी ऐड कर रहे हैं, सही है। तो इस पूरे का जो रिटर्न होगा वो बेसिकली एक ऐड मिल्क की ऑब्जेक्ट होगी जो हम एस्प्रेसो में स्टोर कर लेंगे, सही है। ऐड मिल्क की ऑब्जेक्ट के ऊपर जब हम गेट कॉस्ट कॉल कराएंगे इस जगह पे तो वो क्या करेगा, उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट होगी ना उसका गेट कॉस्ट कॉल कराएगा और वो उसके अंदर वाली ऑब्जेक्ट का गेट कॉस्ट कॉल कराएगा। तो इस तरह बेसिकली हमारे पास ये डेकोरेटर जो है ना डायनेमिकली हम अपने पास जो है फंक्शनैलिटी ऐड कर सकते हैं, हम कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं इन सब इंग्रेडिएंट्स की। यानी कि ये थोड़ा सा डिजाइन पैटर्न मैंने जो है हो सकता है थोड़ा अच्छा ना समझाया क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है इन इटसेल्फ। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं आप। अच्छा ये जो हमारे पास प्रॉब्लम था ना वो बहुत ही ज्यादा सिंपल था, जो कि 1-to-1 मैप हो रहा था उसके ऊपर, जो इसकी डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन होती है डेकोरेटर पैटर्न की। इसमें कुछ भी नहीं था, सिंपल हमारे पास एक ये कंपोनेंट वाली ऑब्जेक्ट है, सही है। और ये हमारे पास डेकोरेटर वाली ऑब्जेक्ट है, सही है। और बाकी ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, एस्प्रेसो उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, एड मोका और एड मिल्क डेकोरेटर की इम्प्लीमेंटेशन है। तो कोड जो है ना बेसिकली अगर हम इसका कंपैरिजन करें तो इस जगह पे जो कोड है ना एक्सटेंसिबल नहीं है, सही है। क्योंकि हमारी एग्जांपल बहुत ही बेसिक सी थी तो इसमें हम ज्यादा कुछ कर नहीं सके, ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते थे। तो इसमें देखें सिंपली हो क्या रहा है कि आपके पास जो बूलियंस है ना उसकी बेसिस पे चल रहा है। और जो मैंने पहले बात बताई थी कि अगर हमें कोई एक्स्ट्रा कभी इंग्रेडिएंट हमें फ्यूचर में ऐड करना पड़े तो हमें काफी सारी जगहों में चेंजेस करनी पड़ेंगी, तब जाके हमारे पास जो है ये कोड जो है वो होगा, एक्सटेंड होगा। लेकिन इस डेकोरेटर वाले पैटर्न के केस में हम क्या कर सकते हैं, हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल यानी कि एक एक्स्ट्रा एक और डेकोरेटर बनाएंगे, सही है। हमें और कहीं और चेंजेस नहीं करनी। और जहां पे यूज केस होगा ना इसका, जहां पे हम यूज कर रहे होंगे, समझे मैंने एक ऐड ब्राउन शुगर का यूज केस बनाया तो मुझे सिंपली कुछ भी नहीं करना, यहाँ पे न्यू इस तरह करके इसको डेकोरेट कर देना है, सही है। और ये ऑटोमेटिकली उसकी फंक्शन यानी कि कॉस्ट के अंदर ऐड कर देगा और डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देगा जो भी फंक्शनैलिटी ऐड होनी होगी। तो हमें और ज्यादा चेंजेस नहीं करनी पड़ी, सिंपली हमें इधर एक्स्ट्रा एक रैपर लगाना पड़ा और वो ऑटोमेटिकली इम्प्लीमेंटेशन वो बिहेवियर के अंदर वो ऐड हो जाएगा। तो दैट्स इट। इसी तरीके से फिर अगर 2 बार मिल्क ऐड करना है, 2 बार मौका ऐड करना है तो वो भी चल जाएगा ऐसे ही। बिल्कुल परफेक्टली चल जाएगा। वेरी कूल। की बेसिकली ये मैं ऐसे रिपीट कर रहा हूँ जो एक्सप्लेन कर चुके हो कि हमें एक पहले तो उस क्लास को एक्सटेंड करना, मतलब अपने आप से इम्प्लीमेंट करवाना होता है कि उसके अंदर नहीं एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ती है जो कि उसी क्लास की प्रॉपर्टी हो और उससे एक्सटेंड भी करवाना पड़ता। जो एक्सटेंड करते हैं वो उसकी नए बिहेवियर्स होंगे, नई स्टेट्स होंगी, और जो उसके अंदर इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो उसकी बेस या उसका फाउंडेशन है सॉर्ट ऑफ। जी तो बेसिकली अंदर जो ये कंपोनेंट है ये बेस या फाउंडेशन है और इसके ऊपर जो डेकोरेटर है
ये ऑपरेशन जो इसमें हो रहा होगा वो ये हो रहा होगा कि आपके पास कंपोनेंट का ऑपरेशन तो हो ही रहा होगा और इस ऑपरेशन के अंदर कोई स्पेशल और काम भी हो रहा होगा। हमारे केस में सिर्फ एक्स्ट्रा कुछ कॉस्ट ऐड हो रही थी। जो लमक भाई ने बात की उसको इस पे मैप कर रहा था मैं सिर्फ। वेरी नाइस। पैरामीटर एग्जिस्ट करता है, इसका कोई साइड इफेक्ट होगा तो वो अगर हम लोग कन्वेंशन पुराने तरीके से चलाते तो हम लोग बहुत ज्यादा कोड चेंजेस करने पड़ते एक नया पैरामीटर ऐड करने के लिए। बिल्कुल सही। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो इसका मैं स्टॉप कर देता हूँ शेयर का चैट। एक सेकेंड। सही है, ऐसे आगे बढ़ते हैं। विजिटर पैटर्न बेसिकली एक ओपन क्लोज प्रिंसिपल के से अलाइन हुआ हुआ है कि हमें किसी भी क्लास के अंदर इंस्टेड ऑफ एडिंग उसी क्लास को मॉडिफाई करें, मतलब ओपन फॉर एक्सटेंशन और क्लोज फॉर मॉडिफिकेशन हो, तो वन वे ऑफ डूइंग दैट इज़ द विजिटर पैटर्न कि आप क्लास के बिहेवियर को एक्सटेंड कर सकते हैं विदाउट मॉडिफाइंग द क्लास इटसेल्फ। और यहाँ पे हमारे पास जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट था वो ये था कि कुछ रेस्टोरेंट्स में एक हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि मेन्यू है, उसके नीचे मेन्यू आइटम्स हैं और मेन्यू आइटम के नीचे इंग्रेडिएंट्स है, और कस्टमर्स की तरफ से एक नई रिक्वायरमेंट आई है कि उनको हर इंग्रेडिएंट का या हर मेन्यू आइटम का या हर मेन्यू का की न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन देखनी है। तो एक तरीका इसको सॉल्व करने का ये हो सकता है कि हम हर क्लास को मॉडिफाई कर लें, उसके अंदर न्यूट्रिशनल इन्फो के मेथड्स डाल दें। एक मेथड डाल दें जो सारे न्यूट्रिशनल इन्फो रिटर्न करे, या जैसे यहाँ पे किया हुआ है गेट हेल्थ रेटिंग, गेट कैलोरीज, गेट प्रोटीन, और फिर इंग्रेडिएंट के अंदर सेम चीज़ करें। इसमें चैलेंज है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर अगली बार हमें कोई नई प्रॉपर्टी, कोई नया बिहेवियर ऐड करना पड़ता तो सारी क्लासेस चेंज करनी पड़ेंगी, और हो ऐसा भी सकता है कि ज़रूरी नहीं है ये बिहेवियर इन क्लासेस के अंदर बिलोंग करते हो। जैसे यहाँ पे जो रिफैक्टरिंग गुरु पे एग्जांपल दी हुई थी उसमें एक्सपोर्ट टू XML की एग्जांपल है कि आपको एक बिहेवियर ऐड करना है जो कि सेवरल क्लासेस को एक्सपोर्ट करे XML के अंदर। तो एक तरीका तो ये है कि आप सारी क्लासेस के अंदर जाके ये एक्सपोर्ट का बिहेवियर ऐड कर दें। दूसरा अल्टरनेटिव ये होता है जो कि विजिटर पैटर्न है कि आप एक अलग क्लास बनाएं जिसके अंदर ये बिहेवियर ऐड कर दें। अब यहाँ पे क्या किया है कि अगर एक्सपोर्ट XML का विजिटर बनेगा तो उसके अंदर हर क्लास की टाइप का एक अलग मेथड बनाना होगा, डू फॉर सिटी, डू फॉर इंडस्ट्री, डू फॉर साइट सीइंग, और सिमिलरली जितनी भी सब क्लासेस हैं। यूजुअली ये विजिटर पैटर्न हायरार्कीज़ में या ग्राफ्स में यूज़ होता है जहाँ पे हमें ट्रैवर्स करना पड़े। तो अब अगर हम इस ग्राफ को ट्रैवर्स कर रहे होंगे, ग्राफ ऑफ सिटीज़, इंडस्ट्रीज़ और अदर साइट सीइंग प्लेसेस एंड स्टफ, तो हमें एक तरीका तो ये है कि हमें इसका एक्सपोर्टर इस पे चेक करना होगा कि इसकी नोड की टाइप क्या है। सिटी है तो सिटी का एक्सपोर्टर कॉल करो, अगर इंडस्ट्री है तो इंडस्ट्री का एक्सपोर्टर कॉल करो। अगर हम ऐसे करते हैं तो हमें बिल्कुल भी सिटी की क्लास को चेंज नहीं करना पड़ेगा, इंडस्ट्री की क्लास को चेंज नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये एक्सटेंड करना इतना आसान नहीं है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में वैसे भी इफ़ एल्स की कंडीशंस डिस्करेज्ड होती हैं। तो इस प्रॉब्लम को फिर विजिटर पैटर्न डबल डिस्पैच से सॉल्व करता कि होगा क्या कि हम हर क्लास के अंदर मिनिमल चेंज करके एक विजिटर, एक फंक्शन ऐड कर देंगे एक्सेप्ट के नाम का, जो कि विजिटर एक्सेप्ट करेगा और फिर ये इसी विजिटर के ऊपर दोबारा से डेलीगेट कर देगा। तो इसे डबल डिस्पैच कहता हूँ। अब ये होगा कि हमें इफ एल्स की कंडीशंस ऐड नहीं करनी पड़ेंगी और हर सिटी के अंदर ही विजिटर एक्सेप्ट करने का एक मेथड आ जाएगा। तो सिटी के अंदर भी आ गया, इंडस्ट्री के अंदर भी आ गया। इसे यहाँ पे ये कहता है कि वी हैड टू चेंज द नोड क्लासेस आफ्टर ऑल, लेकिन द चेंज इज ट्रिवियल एंड लेट्स अस ऐड बिहेवियर्स विदाउट ऑल्टरिंग द कोड वंस अगेन। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी होते हैं।
प्रोज भी हैं कॉन्स भी हैं। प्रोज ये हैं कि ओपन क्लोज प्रिंसिपल से अलाइन होता है ये। कोई भी हम नया बिहेवियर ऐड कर सकते हैं। एक्सपोर्ट टू पीडीएफ है, अब हमें एक्सपोर्ट टू जेसन ऐड करना है या कोई और बिहेवियर ऐड करना है, हम एक और विजिटर बना सकते हैं। और ड्रॉबैक है इसका कि अगर जो भी जिस भी स्टेट की ज़रूरत है इस विज़िटर को, वो अगर पब्लिकली अवेलेबल नहीं है तो पॉसिबल है कि हमें उसके पब्लिक एक्सेसर्स बनाने पड़ें। तो सॉर्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमीटर और टेल डोंट आस्क के अगेंस्ट भी जाता है अगर हमें एडिशनल एक्सेसर्स ऐड करने पड़ते हैं। अब हमारे केस में हमने क्या किया कि हमने एक न्यूट्रिशन इन्फो विज़िटर बनाया जिसके अंदर ये वाले सारे फंक्शंस ऐड कर दिए और फिर उसमें हम उसके अलग अलग मेथड्स बना दिए हैं कि गेट हेल्थ रेटिंग फॉर इंग्रेडिएंट, गेट हेल्थ रेटिंग फॉर मेन्यू आइटम, और फिर इसी तरीके से अगर कल रेसिपी आ जाती है तो गेट हेल्थ रेटिंग फॉर रेसिपी का मेथड यहाँ पे ऐड हो जाएगा। पहले ये सारे मेथड्स इन्हीं क्लासेस के अंदर एग्जिस्ट करते थे, जैसे अभी भी इंग्रेडिएंट के अंदर ये पढ़े में हमें ये मूव आउट करना, गेट प्रोटीन, गेट कैलोरी, और ये फिर मेन्यू आइटम के अंदर भी हैं गेट प्रोटीन, गेट कैलोरी। कुछ चैलेंजेस आ रहे थे हमारे पास कि इन सब की रिटर्न टाइप्स डिफरेंट है। इंग्रेडिएंट एक ही रिटर्न करता है, एक ही स्ट्रिंग रिटर्न करता है, न्यूट्रिशन मेन्यू आइटम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स रिटर्न करती है। तो ये प्रॉब्लम्स अभी हम सॉल्व कर रहे थे कि इन सबको एक कॉमन इंटरफेस पे लेके आ जाए। और हमारे पास मेथड्स भी बहुत सारे बन रहे थे यहाँ पे, तो ये भी एक्सप्लोर कर रहे थे कि इनको अगर हम कोलैप्स करके एक ही जैसे एक ही रिटर्न टाइप रख लें, न्यूट्रिशन इन्फो, जिसके अंदर ये सारी चीज़ें हों। तो बेसिकली ये तो सामान कुछ ऐड करना, किसी का कोई सवाल हो? काफ़ी अच्छा बता दिया आपने मैंने। अब यहाँ पे जैसे इधर पिक्टोरियली भी दिखाया हुआ है कि अगर विजिटर ऐड करेंगे तो हमें सबकी स्टेट फेच करनी पड़ेगी। तो अगर ये मेथड्स ऑलरेडी पब्लिकली नहीं दे रहा होगा, हमारे केस में भी ये मसला था कि ये चीज़ें पब्लिकली एक्सपोज नहीं थी, तो हमें इंग्रेडिएंट के अंदर गेट न्यूट्रिशन इन्फो ऐड करना पड़ा, जबकि न्यूट्रिशन इन्फो पहले प्राइवेट होता था। तो ये इसका एक ट्रेड ऑफ था जो कि हमारे केस में भी काफ़ी एविडेंट था। हमें गेट स्टेट फेच करनी पड़ रही थी। बेनिफिट ये है कि सारे बिहेवियर्स यहाँ पे आ जाएंगे। कल अगर कोई नया बिहेवियर ऐड करना पड़ता है तो एक नया विजिटर ऐड कर देंगे, उसमें सबके लिए बिहेवियर इम्प्लीमेंट कर देंगे। ड्रॉबैक ये है कि अगर हो सकता है कुछ स्टेट्स हमें एक्सट्रैक्ट करनी पड़े इन ऑब्जेक्ट्स कि विजिटर अपना काम कर सके। तो इसमें ये कर सकते हैं कि सिर्फ विजिटर को पब्लिक छोड़ दें और बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स वगैरह और मेन्यू आइटम्स हैं उनको पैकेज प्राइवेट रख दें विजिटर के साथ। हाँ, ये इसमें भी सजेस्ट किया हुआ है इस तरह का कुछ कि you might encounter a situation where the visitor will need to access some private members of the element class. In this case, you can make these fields or methods public. ये वायोलेट कर देगा उसकी इनकैप्सुलेशन, या फिर आप या तो उसी के अंदर नेस्ट कर दें विजिटर की क्लास को, या फिर ये प्रोटेक्टेड वाला ऑप्शन भी अच्छा, मतलब अगेन ट्रेड ऑफ है। प्रोटेक्टेड में भी एक्सेस तो वो कर पाएगा, लेकिन हाँ एक ऑप्शन ये कि एटलीस्ट फिर उसी के पैकेज के अंदर होगा और उसी को पैकेज ही एक्सेस कर पाएगा। अच्छा सजेशन है। आपने कोड में एग्जैक्टली कहाँ इम्प्लीमेंट किया हुआ है ये इस जगह पर नहीं है? यहाँ पे हमने विजिटर बनाया एक, और फिर न्यूट्रिशन इन्फो का विजिटर एक इसकी टाइप बना दिया, न्यूट्रिशन इन्फो विजिटर। इसी तरह से और भी विजिटर्स हो सकता है। ठीक है। हमने मेथड के नाम इसी तरीके से रखे हुए हैं कि गेट हेल्थ रेटिंग फॉर, जो एग्जांपल यहाँ पे थी ना उसमें उसको एक बार फिर से देख लेते हैं कि ये इसकी रिटर्न टाइप वॉइड होती थी। तो इसमें अगर
ये बेसिकली विजिटर बनाता है और फिर XML एक्सपोर्टर का विजिटर बन जाता है। एक XML एक्सपोर्टर बन जाता, वो एक्सेप्ट करता है एक इंग्रेडिएंट को और बाकी फिर इस इंग्रेडिएंट को एक्सपोर्ट कर देता इनटू XML और कहीं पे सेव कर देता। कल इसको कहीं किसी और फॉर्मेट में सेव करना होता तो वो एक और नया विजिटर बनाता, जैसे कि जेसन एक्सपोर्टर, और इसी को जेसन के अंदर एक्सपोर्ट कर देता। हमारे पास मसला ये था कि यहाँ पे रिटर्न टाइप्स भी थी, तो अब इसे थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा कि रिटर्न टाइप्स के साथ इस इंटरफेस को फिर जेनेरिक कैसे बनाएं कि कल हमें कुकिंग का बिहेवियर ऐड करना है तो उसे कैसे ऐड कर सकें थ्रू अ विजिटर, या किसी और तरह का बिहेवियर ऐड करना। अभी हम थोड़े से कपल हुए हैं क्योंकि इसमें रिटर्न टाइप्स भी आ गई हैं। Pardon me if that makes sense. लेकिन रिटर्न टाइप्स तो आपकी ये तो सिर्फ विजिटर के अंदर आपने काम किया हुआ ना। अगर कोई और विजिटर कुकिंग विजिटर बनाएंगे तो उसमें रिटर्न टाइप अवॉइड रख लेंगे, तो वो कपल तो नहीं आई थिंक। इंटरफेस भी फिर हमें नया बनाना पड़ेगा उसका। अच्छा हाँ, इंटरफेस से आप अच्छा सॉरी, मैं एक चीज़ दिखाना भूल गया कि अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट है तो फिर एक्सेप्ट फॉर मेन्यू आइटम ये एक विजिटर एक्सेप्ट करेगा। हमने इसे भेज दिया न्यूट्रिशन इन्फो विजिटर। इसी तरीके से कोई भी फिर विजिटर प्लग इन हो सकता है। इस एग्जांपल में XML वाली एग्जांपल में हम XML एक्सपोर्टर पास कर देते या जेसन एक्सपोर्टर पास कर देता, या कल किसी और तरह का एक्सपोर्टर आता है उसको पास कर देंगे। तो ये इंटरफेस सेम होना ज़रूरी है कि फिर नए विजिटर्स भी पास हो सकें यहाँ पर। ये हमारे एक्सेप्ट केस क्यों में करवा रहे हैं हम? एक्सेप्ट करवाने क्यों हमें करवाना पड़ रहा है? एक्सेप्ट करेंगे और फिर उसी विजिटर पे डबल डेलीगेशन वाला जो तरीका था उसी के डबल अंदर, डिस्पैच करने के लिए। हाँ डबल डिस्पैच, विजिटर इसके अंदर पास होगा और फिर विजिटर के अंदर ही अपने आप को पास कर देगा दिस करके। तो मैं यहाँ पे कोई भी विजिटर पास करूँगा, ये उस विजिटर के ऊपर इंग्रेडिएंट पास कर देगा। ठीक है, सही। इसका वो मेरे ध्यान में वो केस नहीं आ रहा, यानी कि अगर डबल डिस्पैच ना हो तो कैसा लगे दिखेगा ये? अगर अगर डबल डिस्पैच ना होता तो हम विजिटर बनाते और एक्सेप्ट ना कराते तो इशू क्या आता हमारे पास? कहीं पे हमें क्लाइंट साइड पे इफ एल्स की कंडीशंस लगानी पड़ती है इस तरह की कि इफ अगर टाइप ये है तो फिर ये वाला विजिटर का फंक्शन कॉल करो, ये है तो ये वाला फंक्शन कॉल करो। तो बेसिकली इफ एल्स की कंडीशंस अवॉइड हो रही है यहाँ पर। सपोज करते हैं यहाँ पे हमें फ्लावर की टाइप नहीं पता थी, ये सिर्फ एक जेनेरिक ऑब्जेक्ट है। जेनेरिक ऑब्जेक्ट था एग्जैक्टली। तो हमें पहले चेक करना पड़ता कि अगर इसकी ये टाइप है तो फिर ये वाला विजिटर कॉल करो। तो अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने फ्लावर को ही दे दिया, तुम खुद फिगर आउट कर लो विजिटर का कौन सा फंक्शन कॉल करना, तो वो अपनी ओके कॉन्क्रीट ओके, टाइप हाँ सही सही करेगा। है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ख्याल से इन्वर्ट हो गई इसकी वजह से। हाँ, सही। दो स्टेप्स हैं। एक तो ये है कि पहले तो एक विजिटर बनाना है जिसके अंदर सारा बिहेवियर आ जाएगा जो बिहेवियर इन क्लासेस के अंदर बिलोंग नहीं करता, और फिर ये इफ एल्स की कंडीशंस अवॉइड करने के लिए ये एक्सेप्ट का मेथड बनाना है हर क्लास के अंदर जो विजिटर एक्सेप्ट करे। ठीक है, बेहतरीन, परफेक्ट।